Good evening, everyone. Hope you all are doing good. So we were discussing about foundation engineering. This is the last class of your foundation engineering. So your soil mechanics will be completed. तो ये आपका revision course था, marathon session थी. In a very less duration, we have completed the entire syllabus of both soil mechanics and foundation engineering. After this, we will be starting with building materials and construction. In that, I'll be trying to take the class for 2 hours. मैं कोशिश करूँगा कि क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा के 2 घंटे कर दूँ ताकि जल्दी आपका वो सिलेबस कवर हो जाए. तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. यू कैन सेव अप टू 22% ऑन गेट एंड ईएससी एंड अकेडमी सब्सक्रिप्शन फॉर प्लस. दिस इज वैलिड फॉर ओनली 1 or 2 days. After that the prices may get changed. Next, for gate 23, for gate 24, for ESC 23, for ESC 24, we are starting a new course from 25th of May. It is a bilingual batch. The topic which we are starting is building material. जो topic हम start कर रहे हैं वो building material है. Next is gate 2022 और ESC 21 के toppers आपको showcase कर दिए थे. सारे plus users हैं ये. Then for iconic subscriptions, physical notes are being provided, duration of which is 1 year or above that. तो जो भी आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए फिजिकल नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिनकी ड्यूरेशन 1 साल या उनसे ज़्यादा हो. Next, your special classes are fully feature loaded now. They are more interactive in approach. You can participate in the polls for better understanding of the topic. You can directly ask the doubt from the educator by raising your hand. आप बात करके एजुकेटर से अपने डाउट पूछ सकते हो. All the notification reaches to you so that you never miss a class. आप अपने lecture notes को डाउनलोड कर सकते हो. You can attend these classes anywhere at any given point of time. Next, your Ultra Combat is on 22nd of May. आपका Ultra Combat 22nd of May को है. It is a scholarship test series. इसमें जो भी scholarship मिलती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए. तो अब हम आते हैं मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन के ऊपर. मेरे ख्याल से हमारा डी फाउंडेशन भी पूरा हो गया था. आखिरी के 2 टॉपिक बचे हुए हैं, सॉइल एक्सप्लोरेशन और स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल. तो विल ट्राई टू कवर दैट इन दिस सेशन ओनली. मैं कोशिश करूंगा कि दोनों टॉपिक इसी सेशन में कवर हो जाए. हो जाने चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर. इट्स नथिंग significant in this. So we are going for stabilization of soil. अब ठीक है. So next of the point of discussion is stabilization of the soil. अब stabilization क्या होता है? The process of modifying the properties of the soil. Which properties? Engineering properties of the soil. तो वो प्रोसेस जिसमें हम सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर दें, इसको हम बोलते हैं सॉइल की स्टेबलाइजेशन, ताकि उसकी इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाए. So the process of modifying the engineering properties of the soil in order to enhance its performance will be technically termed as stabilization of the soil. क्लियर है चीज़? अब ये स्टेबलाइजेशन को आप 2 अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो. एक, आप जो एग्जिस्टिंग सॉइल है उसकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करो. सो मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ द सॉइल प्रॉपर्टी ऑफ द एग्जिस्टिंग सॉइल. अब एग्जिस्टिंग सॉइल की प्रॉपर्टी कैसे मॉडिफाई करोगे? आइदर विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्शन और विद द हेल्प ऑफ ड्रेनेज. या तो आप सॉइल को कॉम्पैक्ट कर दोगे, डिस्कस किया हुआ है कॉम्पैक्शन वाले चैप्टर में हमने. कॉम्पैक्शन करने से क्या चेंजेस आएंगे? डेंसनेस बढ़ जाएगी, वॉइड रेशियो कम हो जाएगी, परमिबिलिटी कम हो जाएगी, बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. तो ये सारी चीज़ें आती हैं कॉम्पैक्शन करने से. हम ड्रेनेज की प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कैरी आउट द स्टेबलाइजेशन ऑफ द सॉइल. तो आप एग्जिस्टिंग सॉइल की मॉडिफाई कर सकते हो प्रॉपर्टी उसकी कॉम्पैक्शन और ड्रेनेज को इम्प्रूव करके. तो पहली कैटेगरी तो ये आती है स्टेबलाइजेशन की. दूसरी, मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द एडमिक्सचर. आप कुछ ना कुछ चीज़ें मिला के सॉइल के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर सकते हो. जैसे इस कैटेगरी में कौन कौन से स्टेबलाइजेशन है? मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन है, बिटुमन स्टेबलाइजेशन है, लाइम स्टेबलाइजेशन है, सीमेंट स्टेबलाइजेशन है, केमिकल स्टेबलाइजेशन है, इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन है, थर्मल स्टेबलाइजेशन है. तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें एग्जिस्टिंग सॉइल के अंदर कोई ना कोई चीज़ को मिलाया जा रहा है, कुछ एडमिक्सचर मिलाया जा रहा है जिससे हम सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करते हैं. एक एक करके सबको उठाते हैं. विल कवर वन बाय वन ऑल द एस्पेक्ट्स. जैसे मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन. इफ़ आई टॉक अबाउट मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम सॉइल की कॉम्पोजिशन को बदलेंगे, उसके अंदर और कुछ सॉइल को मिला के, बाय एडिशन ऑफ रिमूवल और सर्टन कॉन्स्टिट्यूएंट्स.
तो मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन में लेट्स सपोज जैसे मेरे को पेमेंट बनानी है, रोड बनाना है, किसी विलेज से पास कर रही है। अब उस विलेज में कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल एक्सेसिवली प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा उस सॉइल को यूज कर लूंगा पेमेंट बनाने के अंदर। आई बी यूजिंग दैट सॉइल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट पेमेंट। अब सॉइल को यूज तो कर रहे हो पेमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए, पर उसमें डिजायरेबल प्रॉपर्टी नहीं है। उसको इनहेंस करने के लिए आप क्या करोगे, उसमें कुछ दूसरी सॉइल मिला दोगे। जैसे सपोज आपको बाइंडिंग प्रॉपर्टी चाहिए तो आप क्ले मिला दोगे, सिल्ट मिला दोगे। तो मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन का मतलब है आप क्या करोगे, कुछ कॉम्पोजिशंस को ऐड कर दोगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हटा दोगे, उसके बाद आप उसकी डेंसिफिकेशन या कॉम्पैक्शन कर सकते हो। सो इन मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन द प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये पहले तरह की स्टेबलाइजेशन आती है ऑफ सेकंड कैटेगरी। नेक्स्ट इज सीमेंट स्टेबलाइजेशन, नाम में लिखा हुआ है, हम सॉइल की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर रहे हैं उसमें क्या मिला के, सीमेंट मिला के। सो सॉइल स्टेबलाइज विद द सीमेंट इज नोन एज सॉइल सीमेंट। कितने सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, 5 से लेकर 15% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर सैंड है 7 to 15%, अगर सिल्ट है 12 से लेकर 15%, अगर क्ले है 12 से लेकर 20%। क्या प्रॉपर्टी इनहेंस करेगी सीमेंट, ऑब्वियस सी बात है, सीमेंट बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट कर देती है किसके अंदर, सॉइल के अंदर। तो अगर आपको बाइंडिंग प्रॉपर्टी बढ़ानी है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है सॉइल की, बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है सॉइल की, स्टेबिलिटी बढ़ानी है सॉइल की, तो हम उसमें सीमेंट मिला सकते हैं। तो ये भी एक तरह का स्टेबलाइजेशन होता है। पिछली बार क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिलाया था, इस बार क्या किया, सीमेंट को मिला दिया। नेक्स्ट, लाइम स्टेबलाइजेशन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाम में लिखा हुआ लाइम स्टेबलाइजेशन, हियर द सॉइल स्टेबलाइजेशन इज बीइंग कैरिड आउट बाय द एडिशन ऑफ लाइम। हम क्या करेंगे भैया, लाइम मिला देंगे। अब लाइम की एडिशन से दो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एक जो पानी एड्जॉर्ब्ड होता है किसके ऊपर, क्ले की लेयर के ऊपर, उसमें बेस एक्सचेंज फिनोमिनन होता है। अब बताया था पीछे आयन एक्सचेंज हो जाते हैं जिसको हम बेस भी बोलते हैं, आयन एक्सचेंज, बेस एक्सचेंज कैपेसिटी बताई थी आपको, ये मैंने तीसरे या चौथे चैप्टर के अंदर। दूसरा, लाइम के पास क्या होती है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी भी होती है, हमें पता है बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेंट लाइम वाज यूज्ड एज अ बाइंडिंग मटेरियल। तो अगर आपको बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करनी है या प्लास्टिसिटी क्या करनी है, रिड्यूस करनी है, उसके लिए हम लाइम यूज कर लेते हैं। ये प्लास्टिसिटी कैसे रिड्यूस करता है, बाय ऑल्टरेशन इन द नेचर ऑफ द एड्सॉर्ब्ड लेयर ऑफ द सॉइल पार्टिकल। तो जनरली पेपर में लाइम की प्रॉपर्टी पूछी जाती है कि अगर प्लास्टिसिटी घटानी है कैसे स्टेबलाइजेशन की जाती है लाइम को ऐड करके। तो लाइम क्या रिड्यूस करता है, प्लास्टिसिटी रिड्यूस कर देता है। प्लास्टिसिटी का इंडिकेटर कौन है, आईपी है, तो ये आईपी की वैल्यू कम कर देता है। क्लियर है चीज, इट रिड्यूसेस द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ हाईली प्लास्टिक सॉइल। कोई सा एक पॉइंट रिपीट करना, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैसे कम होती है, लिक्विड लिमिट बढ़ा देता है, प्लास्टिक लिमिट कम कर देता है। इट इंक्रीजेस द लिक्विड लिमिट, डिक्रीजेस द प्लास्टिक लिमिट। क्लियर है चीज। नेक्स्ट, इससे स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है, इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। ऑब्वियसली बात है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है। कितने क्वांटिटी में लाइम मिलाएं, 2 से 8% लाइम मिलाएंगे कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर, 5 से लेकर 10% लाइम मिलाएंगे प्लास्टिक सॉइल के अंदर। तो ये भी एक तरह की क्या है, स्टेबलाइजेशन है सॉइल की। सवाल पूछा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइम स्टेबलाइजेशन ऑफ द सॉइल लीड्स टू। अब लाइम स्टेबलाइजेशन किस किस में अफेक्ट डालता है, पीछे बताया था मैंने आपको। फर्स्ट, डिक्रीज द श्रिंकेज लिमिट, इंक्रीज द प्लास्टिक लिमिट, डिक्रीज द लिक्विड लिमिट, बिल्कुल सही बात है। देन फ्लोकुलेशन ऑफ द क्ले पार्टिकल्स, तो श्रिंकेज लिमिट के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं है, प्लास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। इंक्रीज क्या कर देगा, प्लास्टिक लिमिट को इंक्रीज कर देगा। सो लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, तो प्लास्टिक लिमिट बढ़ाया, लिक्विड लिमिट कम किया, बिल्कुल सही बात है, तभी आईपी कम हुई। दूसरा, फ्लोकुलेशन करा देगा क्ले पार्टिकल्स की, इट विल लीड टू द फ्लोकुलेशन ऑफ द क्ले पार्टिकल्स। कैसे, बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ द आयंस इन द एडजॉर्ब्ड लेयर। जो आयन से एड्सॉर्ब लेयर में उनकी नेचर चेंज करके फ्लोकुलेशन करा देता है क्ले पार्टिकल्स की। फ्लोकुलेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, पार्टिकल्स को आपस में जुड़वा देगा। क्यों, क्योंकि इसके पास बाइंडिंग प्रॉपर्टी अवेलेबल है, इट हैज द बाइंडिंग प्रॉपर्टी अवेलेबल। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेबलाइजेशन इज बिटुमन स्टेबलाइजेशन, नाम में लिखा हुआ है। इन दिस टाइप ऑफ स्टेबलाइजेशन वी ऐड बिटुमन इनटू द सॉइल। क्या करता है बिटुमन भी, बाइंडिंग एक्शन इंपार्ट करता है, वी नो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है इसके पास। तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है ये, हमारी सॉइल को वाटरप्रूफ भी बना देता है, तो पानी के साथ रिएक्शन क्या करा देगा, कम करा देगा। अब डिपेंडिंग अपॉन दी सेक्शंस एंड नेचर ऑफ द सॉइल बिटुमन, स्टेबलाइजेशन कैन फर्दर बी क्लासिफाइड। कैसा बिटुमन आप यूज कर रहे हो सॉइल की स्टेबलाइजेशन के लिए, तो कैसा बिटुमन आप यूज कर रहे हो सॉइल की स्टेबलाइजेशन के लिए, इस बिहाफ पे हमने इसको आगे और क्लासिफाई कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट इज फर्दर बीइंग क्लासिफाइड। कैसे क्लासिफाइड है, सॉइल बिटुमन बोल दिया, सैंड बिटुमन बोल दिया, वाटरप्रूफ बिटुमन बोल दिया, या ऑयल्ड बिटुमन बोल दिया, जिसको ऑयल्ड अर्थ भी बोला जाता है, अर्थ मीन सॉइल ओनली। इसमें हमने क्या किया, बिटुमन का वो वेरिएंट में लाया जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है, कंपैरेटिवली कम होती है, जो ऑयल की तरह काम करने लग जाता है, विच एक्ट एज एन ऑयल। तो कहने का मतलब है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्शन
and depending upon the nature of the soil bitumen, stabilization can further be classified into 4. चारों नाम ध्यान रखने हैं आपको. All the 4 nomenclatures are to be taken proper care of. तो पहले तरह की स्टेबलाइजेशन क्या थी, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कुछ मिलाए थे, कुछ हटाए थे. फिर क्या किया हमने, एडमिक्सचर मिलाया. एडमिक्सचर सीमेंट भी हो सकता है, एडमिक्सचर लाइम भी हो सकता है, एडमिक्सचर बिटुमन भी हो सकता है. एडमिक्सचर में भी बिटुमन ऑल्सो. नेक्स्ट, केमिकल स्टेबलाइजेशन, नाम में लिखा हुआ है. ये वो प्रोसेस है स्टेबलाइजेशन का जिसमें हम केमिकल मिला देंगे सॉइल के अंदर उसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए. जैसे मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल इज कैल्शियम क्लोराइड. तो सबसे कॉमन केमिकल क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है. अब कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रॉपर्टी है. तो क्या कर लेगा, फ्लॉक बना लेगा. पीछे लिखा था फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर बना देता है. तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट कर देता है. इट इम्पार्ट्स दी बाइंडिंग प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड मिला सकते हो. जो एक्शन है सोडियम क्लोराइड का वो कैल्शियम क्लोराइड की तरह ही है, पर एक फ़ायदा और है इसका, ये रेट ऑफ इवेपोरेशन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है. यानी पानी को रिटेन करके रखता है सॉइल के अंदर. तो अगर आपको सॉइल के अंदर पानी रिटेन करवा के रखना है, यू कैन गो फॉर केमिकल स्टेबलाइजेशन. उस केस में आप केमिकल स्टेबलाइजेशन जरूर अडॉप्ट कर सकते हैं. देन सोडियम सिलिकेट. सोडियम सिलिकेट इट इज़ ऑलवेज यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर केमिकल्स, जैसे ऊपर कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड. और एक्शन क्या है, सेम. एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करेगा, दूसरा पानी को रिटेन करके रखता है अपने सरफेस के ऊपर. इट इज़ ऑल्सो केपेबल ऑफ रिटेनिंग द वाटर ओवर इट्स सरफेस. तो ये भी एक तरीका हो जाता है हमारे सॉइल के स्टेबलाइजेशन का, जिसका नेचर सेम है. नेक्स्ट ऑफ द मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ द सॉइल इज स्टेबलाइजेशन बाय हीट. नाम में लिखा हुआ है. इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, फाइन ग्रेन सॉइल को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, 400 से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस तक. इससे इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं क्ले मिनरल के अंदर. सॉइल की प्लास्टिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. सॉइल बिकम्स नॉन प्लास्टिक. लेस वाटर सेंसिटिव. सेंसिटिव सॉइल मतलब जो क्या करती है, पानी आए तो स्वेल कर जाती है, पानी हटाया तो श्रिंक कर जाती है. तो ये सॉइल की प्लास्टिसिटी घटाता है. उसमें टेंडेंसी जो होती है एक्सपेंशन की और श्रिंकेज की, उसको रिड्यूस कर देता है. यानी एक्सपेंसिव सॉइल के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक सॉइल के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. यही इम्पैक्ट है किसका, इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन का. जैसे पीछे हमने हीट किया था सॉइल को, इन इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन वी पास द इलेक्ट्रिक करंट. हम क्या कर देते हैं, सॉइल को ड्रेन करते हैं विद द इलेक्ट्रिक करंट. कौन सा करंट होता है, डीसी करंट होता है. इससे भी क्या होता है, इससे सेम पीछे चीज, प्लास्टिसिटी कम हो जाती है, सॉइल की सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर कम हो जाती है, स्वेलिंग और श्रिंकेज आपको कम मिलेगी, और स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. जब वॉल्यूम चेंजेस कम होंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर. तो ये एडवांटेज निकल के आता है किसका, इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन का. तो कहने का मतलब है इतने सारे तरह के स्टेबलाइजेशन है हमारे पास. नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहा है, विच टेक्निक ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ सब बेस इज प्रेफर्ड फॉर हैवी प्लास्टिक सॉइल. पीछे भी डिस्कस किया था, हैवी प्लास्टिक सॉइल है और आपको क्या करना है, सब बेस यानी फील्ड में जब आप पेमेंट बना रहे हो उसमें सब बेस बन रही है, उसकी स्टेबलाइजेशन करनी है. अब करने को तो आप इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन और थर्मल स्टेबलाइजेशन भी कर सकते हो, पर वहाँ पे ये इकोनॉमिकल नहीं होती, इसलिए तरीका क्या बचा हमारे पास, लाइम स्टेबलाइजेशन का. और ऑप्शन भी नहीं है थर्मल और इलेक्ट्रिक का तो उसके अंदर, तो वी गो फॉर व्हाट, लाइम स्टेबलाइजेशन. तो सिंपल सा सवाल है. नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक टू बी डिस्कस इज सब सॉइल एक्सप्लोरेशन. अब देखो ये टॉपिक भले ही लास्ट में आया है, पर ये चीज़ सबसे पहले की जाती है. कहने का मतलब है जब भी आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है सॉइल के अंदर, हम पीछे प्रॉपर्टीज़ को तो डिस्कस कर ली कि सॉइल की परमिबिलिटी ये है, सॉइल की पोरोसिटी ये है, सॉइल में स्पेसिफिक ग्रेविटी ये है, वाटर कंटेंट हमारा यहाँ तक है, वो ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर है या नीचे है, बेयरिंग कैपेसिटी इतनी है. ये सारी बातें एनालाइज तो कर लिया आपने, पर ये सारी बातें एनालाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉइल की एक्सप्लोरेशन करनी पड़ेगी. यानी ये सबसे पहला काम होता है. पीछे जितने भी टॉपिक आपने डिस्कस किए उसमें आपने माना है कि आपको सॉइल की प्रॉपर्टी पहले से पता है, या जब आप सवाल सॉल्व करते हो उसमें सॉइल की प्रॉपर्टी गिवन होती है तो आप सवाल फटाफट सॉल्व कर लेते हो, पर वो प्रॉपर्टी आती कहाँ से है, हमें क्या करना पड़ता है, सॉइल का एक्सप्लोरेशन करना पड़ता है. यानी ये सबसे पहला काम होता है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जब भी सॉइल सब सॉइल एक्सप्लोरेशन की जाती है यानी सॉइल की प्रॉपर्टी निकाली जाती है. एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है, मुझे सॉइल की प्रॉपर्टी निकालनी है अलग अलग लेवल पे, जहाँ पर भी आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, जहाँ पर भी आपको इंजीनियरिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. एक्सप्लोरेशन करने से पहले क्या करते हैं, साइट रेकनेंस करते हैं. तो लिखा हुआ है पहला पॉइंट ही, द एक्सप्लोरेशन मस्ट बी प्रिसीडेड बाय साइट रेकनेंस. नेक्स्ट मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ सॉइल चाहिए, किस ऑर्डर में सॉइल अकर कर रही है, ऊपर सैंड फिर क्ले फिर सिल्ट, जैसे आप करते हो. अभी पीछे पाइलों में सवाल कराए थे, ऊपर सैंड होती है, फिर लूज क्ले होती है, फिर सिल्ट होती है, आप प्रेशर निकालते हो, वाटर टेबल लेवल गिवन होता है कितने नीचे है. तो ये पता कैसे चलता है, हमें एक्सप्लोरेशन करते हैं. नेक्स्ट मुझे और क्या चाहिए, मुझे नेचर और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी चाहिए सॉइल की. और क्या चाहिए, मुझे लोकेशन चाहिए ग्राउंड वाटर टेबल का और उसकी वेरिएशन क्या है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम.
तो सबसॉइल एक्सप्लोरेशन में हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ अक्रेंस ऑफ और एक्सटेंट ऑफ सॉइल, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल एंड लोकेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल एंड इट्स वेरिएशन, ये 3-4 चीजें हम निकालते हैं सॉइल के एक्सप्लोरेशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है भैया, कहाँ तक एक्सप्लोर करोगे सॉइल को, ये इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्सप्लोरेशन की डेप्थ डिपेंड कर जाती है ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, उसका वेट क्या है, उसकी साइज क्या है, उसका जो लोडेड एरिया है उसकी डिपोजिशन क्या है, यानी कैसे नेचर है लोडेड एरिया की। तो ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं इस बात के लिए कि मुझे कितनी डेप्थ तक सॉइल को एक्सप्लोर करना है। इट इज जनरली सेफ टू अज्यूम द सिग्निफिकेंट डेप्थ एज 10 to 20% ऑफ द ओवरबर्डन रेसिडुअल प्रेशर। तो आप मान सकते हो कि मुझे उस डेप्थ तक एक्सप्लोरेशन करनी है जिस डेप्थ पे जो आपने प्रेशर लगाया है सॉइल का उसका 20% ही बचे या 10% ही बचे। तुम्हें पता है जैसे जैसे नीचे आता है प्रेशर कम होती जाती है, तो वो डेप्थ जहाँ पे प्रेशर 10 या 20% बच जाए किसका, ओवरबर्डन प्रेशर का, वहां तक हम क्या कर सकते हैं, सॉइल की एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। हाउएवर कुछ गाइडलाइन है हमारे पास, वो गाइडलाइन आपको दे रखी है, जैसे आइसोलेटेड फुटिंग हो या राफ्ट हो तो आप क्या करोगे, आइसोलेटेड फुटिंग हो या राफ्ट हो तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, इन दैट केस व्हाट यू विल डू, इन दैट केस यू विल डू दी एक्सप्लोरेशन अप टू 1.5 बी, तो 1.5 बी तक कर लेना, तो उस पर डिपेंड कर जाता है। देन एडजेसेंट फुटिंग विद द क्लियर स्पेसिंग लेस देन 2 बी, उसमें आप 1.5 एल तक चले जाना। पाइल फाउंडेशन है 10 से 20 मीटर या ज़्यादा, या एटलीस्ट 1.5 टाइम्स दी विड्थ ऑफ द स्ट्रक्चर, तो ये गाइडलाइन दे रखी है आपको। तो पाइल फाउंडेशन है, आप क्या करोगे एक्सप्लोरेशन 10 से 30 मीटर तक, या उस डेप्थ तक जिसकी वैल्यू कितनी आ जाए 1.5 टाइम्स दी विड्थ ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर आपको रिटेनिंग वॉल है तो 1.5 टाइम्स द बेस विड्थ या 1.5 टाइम्स द एक्सपोज्ड हाइट ऑफ द फेस विच एवर इज ग्रेटर, या तो 1.5 गुना उसके बेस विड्थ का या 1.5 गुना हाइट का, जो भी वैल्यू क्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए। फ्लोटिंग बेसमेंट है तो कहाँ तक जाओगे, डेप्थ ऑफ द कंस्ट्रक्शन तक जाओगे। डैम है तो 1.5 टाइम्स द विड्थ, दूसरा 2 टाइम्स द हाइट ऑफ द बेड अगर कंक्रीट डैम है तो अगर अर्दन डैम है 1.5 गुना विड्थ तक, बॉटम विड्थ तक, और अगर कंक्रीट डैम है तो 2 गुना उसकी हाइट तक। तो कहने का मतलब है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें ये गाइडलाइन दी गई है कि यहाँ तक आप क्या कर सकते हो, सॉइल को एक्सप्लोर कर सकते हो। क्लियर चीज़। जनरल बात करें 15 मीटर तक की एक्सप्लोरेशन कर दी जाती है। रोड्स में कट बना रहे हो, इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2 मीटर्स फ्रॉम दी, जहाँ तक भी आपने कट किया वहाँ से 2 मीटर और नीचे ले जाओ। तो कहने का मतलब है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वी डिसाइड द डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन। बाकी इन जनरल तो वैल्यूज आपको दे ही रखी है कि हमें डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन कहाँ तक लेके जानी है, जहाँ पर रेसिडुअल प्रेशर कितना हो जाए, 10 से 20% ऑफ दी ओवरबर्डन प्रेशर हो जाए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा सवाल ही पूछ लिया क्या। इन सबसॉइल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम द टर्म सिग्निफिकेंट डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन, पीछे बताया था अप टू, पहले बोला हुआ विड्थ ऑफ द फाउंडेशन ट्वाइस द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, द डेप्थ वेयर एडिशनल स्ट्रेसेस इज लेस देन 20%, ये तो हायर वैल्यू हो गई। द डेप्थ वेयर एडिशनल स्ट्रेस इंटेंसिटी इज लेस देन 10% ऑफ द ओवरबर्डन प्रेशर, आ गया ये, तो यहाँ तक लेके चले जाएंगे। हार्ड रॉक लेवल ऐसा कुछ भी नहीं है क्राइटेरिया, तो फोर्थ ऑप्शन तो मेरा सही है, ट्वाइस द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। फिर से अगर मैं लोअर वैल्यू लेके चलूँ तो विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, इसका मतलब पहला और चौथा निकल के आ गया ऑप्शन, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी एग्जैक्ट वैल्यूज तो पीछे दे ही रखी हैं आपको, एग्जैक्ट वैल्यूज भी अब। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ये सबसॉइल के एक्सप्लोरेशन कैसे करें, हाउ टू कैरी आउट द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सबसॉइल। अब खूब सारे तरीके हैं एक्सप्लोरेशन करने के लिए, देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ द सॉइल। जैसे पहला ओपन एक्सकवेशन, दूसरा विद द हेल्प ऑफ द बोरिंग, बोरिंग भी खूब तरह की होती है, ऑगर बोरिंग होती है, ऑगर एंड शेल बोरिंग होती है, वॉश बोरिंग होती है, परकशन बोरिंग होती है, रोटेटरी बोरिंग होती है। नेक्स्ट तरीका सब सरफेस साउंडिंग तरीके होते हैं। चौथा तरीका होता है जियोफिजिकल मेथड। कहने का मतलब है हमारे पास सॉइट या सॉइल एक्सप्लोरेशन के खूब सारे तरीके हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके उठाते हैं सबको। जैसे पहला उठाया ओपन एक्सकवेशन, नाम में लिखा हुआ है, क्या किया हमने, एक टेस्ट पिट को कट किया या ट्रेंच बना दी। तो हमने ट्रेंच बनाई या पिट बनाया जिसमें से हम सॉइल का सैंपल उठाते हैं टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। इट कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, सारी सॉइल के लिए यूज कर सकते हो। क्लियर चीज़। इसमें आप सॉइल की इंस्पेक्शन कर सकते हो नेचुरल कंडीशन में, और सैंपल जो मिलते हैं वो डिस्टर्ब्ड भी मिलते हैं, अनडिस्टर्ब्ड भी मिलते हैं, डिपेंडिंग कि आपने सैंपल को कहाँ से उठाया है। ड्रॉबैक है इसकी, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी कॉस्ट ऑफ ओपन एक्सकेवेशन भी बढ़ती चली जाएगी। ओपन एक्सकेवेशन कौन सी डेप्थ तक फॉलो करते हैं, कौन सी डेप्थ तक अडॉप्ट करते हैं, अप टू 3 मीटर्स, तो 3 मीटर तक कॉस्ट
मतलब कंफर्टेबल रेंज में रहती है। इससे ऊपर चले जाओगे इट बिकम्स हाईली कॉस्टली। तो इट इज सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, सबके लिए सूट कर जाता है। सैंपल डिस्टर्ब भी मिलता है, अनडिस्टर्ब भी मिलता है। दूसरा तरीका क्या बताया था, बोरिंग का। सेकेंड मेथड वॉज ऑफ बोरिंग। देखो हाँ डायग्राम है ना, मैं बस यही देख रहा था कि डायग्राम अवेलेबल है या नहीं है। डायग्राम है हमारे पास, डायग्राम आर देयर, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता है। नेक्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल फॉर एक्सप्लोरेशन इज बोरिंग। अब पीछे बताया था बोरिंग भी खूब तरह की होती है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बोरिंग व्हिच आर अवेलेबल, जैसे एक एक करके उठाते हैं। ऑगर बोरिंग। अब ऑगर बोरिंग क्या होती है, दिस इज यूज फॉर कोहेसिव सॉइल। ये कोहेसिव सॉइल के लिए यूज होती है या सॉफ्ट सॉइल के लिए यूज होती है जो वाटर टेबल के ऊपर हो। अगर हैंड ऑगर यूज कर रहे हो जिसको मैनुअली ऑपरेट करते हैं, इट कैन बी यूज अप टू द डेप्थ ऑफ 6 मीटर। मैकेनिकल ऑगर यूज कर रहे हो तो ज़्यादा डेप्थ तक भी यूज कर सकते हो। ऑगर बोरिंग से जो सैंपल को रिकवर किया जाता है वो बैडली डिस्टर्ब होता है। इसको बस सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसको बस सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं होता। नेक्स्ट है ऑगर एंड शेल बोरिंग। इसमें सिलेंड्रिकल ऑगर होता है और शेल होती है जिसके बॉटम पे कटिंग एज होती है। कटिंग एज इज प्रोवाइडेड। इट इज सूटेबल फॉर सॉफ्ट टू स्टिफ क्ले। तो पीछे वाला स्टिफ क्ले के लिए सूटेबल नहीं था, ये सॉफ्ट और स्टिफ क्ले के लिए भी काम कर जाता है। ये हार्ड क्ले के लिए भी काम कर जाता है। इट इज सूटेबल फॉर सैंडी सॉइल ऑल्सो, ये सैंडी सॉइल के लिए भी काम कर जाता है। तो कहने का मतलब है अगर सॉइल की स्टिफनेस बढ़ जाती है तो हम शेल के बॉटम पे कटिंग टीथ प्रोवाइड कर देते हैं। वो कटिंग टीथ कैसे होते हैं आगे डायग्राम में दिखा दूंगा आपको मैं, आई शो यू द कटिंग टीथ। फिर से जो सैंपल मिलेगा बैडली डिस्टर्ब होगा, यूज कर सकते हो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। नेक्स्ट है वॉश बोरिंग। अब वॉश बोरिंग भी दिखाऊंगा आगे आपको। क्या बोल रहा है पहला पॉइंट, ये फास्ट और सिंपल मेथड है फॉर एडवांसिंग होल इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। हर तरह की सॉइल में आप इससे बोरिंग कर सकते हो पर बोल्डर और रॉक में नहीं कर पाएगा। वॉश बोरिंग है मतलब किसकी मदद लेते हैं, पानी की भी मदद लेते हैं। तो वाटर को फोर्स किया जाता है अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ द ड्रिल्ड रॉड। तो चीजल होती है और पानी की मदद से क्या कर सकते हैं, पानी की मदद से हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे बोरिंग करना आसान हो जाती है। क्योंकि पानी के अंदर उस पानी को यूज किया जाता है नीचे जो कटिंग्स हैं उसको पंप आउट करने में, तो ये भी एक आसानी होती है। तो पानी मिक्स होता है किसके साथ, जो भी सॉइल आपने बोर करी उसकी कटिंग्स है, कटिंग्स पानी के साथ मिलके कहाँ जाती हैं, ग्राउंड पे आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारी परकर्शन बोरिंग। अगर सॉइल और रॉक फॉर्मेशन की आपको एक्सप्लोरेशन करनी है तो परकशन बोरिंग यूज की जाती है। इसमें क्या करते हैं, रिपीटेड ब्लोज दिए जाते हैं किसके ऊपर, हार्ड रॉक के ऊपर और सॉइल के ऊपर। नेक्स्ट वाटर को भी ऐड किया जाता है। वाटर को भी ऐड किया जाता है स्लरी फॉर्म के अंदर। रीजन बता दें था पीछे, एक तो फ्रिक्शन घटाता है, दूसरा अगर वाटर अंडर प्रेशर यूज करोगे तो वो भी कटिंग और बोरिंग में हमारी हेल्प करता है। परकर्शन बोरिंग सूटेबल है हर तरह की सॉइल के लिए, चाहे बोल्डर्स हो चाहे रॉक्स हो। इट इज सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। रॉड लिखा हुआ है, रॉड नहीं है ये रॉक है, इट इज रॉक। नेक्स्ट रोटेटरी बोरिंग, सबसे फास्ट तरीका है कहीं पर भी बोरिंग करने का। रोटेटरी बोरिंग जैसे आपकी ड्रिल होती है घर में, यूज दी हैंड ड्रिल, जिसके आगे क्या लगी होती है, चीजल लगी होती है जो होल बनाने के लिए यूज करते हो घरों में। तो बस उसकी साइज बहुत छोटी होती है, फील्ड में इसकी साइज बढ़ा देते हैं। तो ये सबसे फास्ट तरीका है फॉर एडवांसिंग दी होल इन बोथ रॉक्स एंड सॉइल। रॉक और सॉइल दोनों में काम कर जाता है। इसके आगे क्या करते हैं, ड्रिल बिट लगाते हैं लोअर एंड पे, उसको रोटेट करते हैं सूटेबल मैकेनिज्म से, इट विल क्रिएट दी होल इन दी सॉइल। सैंपल को बाहर निकालते हैं, टेस्ट कर देते हैं, सैंपल इज रिमूव्ड एंड टेस्टेड। अब समझने के लिए एग्जांपल देख लो, फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन सी द एग्जांपल। ये हमारी ऑगर बोरिंग है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द ऑगर बोरिंग। ऑगर बोरिंग का एक और पिक्चर भी है मेरे पास, देखो ये ऑगर बोरिंग है। यहीं से पता चल जाएगा कि सैंपल कैसे हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड मिलेगा, सैंपल विल बी हाईली डिस्टर्ब्ड। ये बोरिंग चल रही है, इसको बोलते हैं ऑगर एंड शेल बोरिंग। तो दिख रहा है पीछे, बाहर सिलेंड्रिकल शेल, अंदर ऑगर है, बाहर सिलेंड्रिकल शेल है। तो ये ऑगर एंड शेल बोरिंग है। नेक्स्ट दिस इज वॉश बोरिंग। ये एग्जांपल है हमारे वॉश बोरिंग का, प्रेशराइज वाटर को पंप किया जाता है इसके अंदर। सो दिस इज वॉश बोरिंग। तो हर एक बोरिंग की पिक्चर ली हुई है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट रोटेटरी बोरिंग, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रोटेटिंग बोरिंग। लगी हुई है कटिंग ड्रिल बिट लगा हुआ है इसके आगे। सो ऑल टाइप्स ऑफ बोरिंग्स आर अवेलेबल। जितने भी बोरिंग्स पीछे बताए थे सबकी पिक्चर आपको दिखा दी है, पिक्चर ऑफ ऑल द बोरिंग्स आर बीइंग शोन टू यू। कोई सा पॉइंट रिपीट करना, एग्जांपल है दूसरा वॉश बोरिंग का, वन मोर एग्जांपल ऑफ वॉश बोरिंग। ये भी रोटेटरी बोरिंग है, जैसे पीछे दिखाई दे रोटेटरी बोरिंग, दिस इज आल्सो रोटेटरी बोरिंग। तो कहने का मतलब बोरिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास, देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल टू कैरी आउट दी बोरिंग। नेक्स्ट आगे बढ़े, पीछे हमने बात करी थी इसमें सैंपल मिलते हैं डिस्टर्ब्ड। तो पहली चीज दिमाग में आती है भैया ये डिस्टर्ब्ड सैंपल क्या होता है या अनडिस्टर्ब्ड सैंपल क्या होता है।
तो सॉइल के सैंपल को हमने क्लासिफाई किया हुआ है दो कैटेगरीज के अंदर, एज डिस्टर्ब्ड सैंपल एंड अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। डिस्टर्ब्ड सैंपल क्या होता है? डिस्टर्ब्ड सैंपल वो होता है जिसका सॉइल स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाए ड्यूरिंग सैंपलिंग। डिस्टर्ब्ड सैंपल वो सैंपल होता है जिसका सॉइल स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए ड्यूरिंग द सैंपलिंग ऑपरेशन। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल वो होता है जिसका सॉइल स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहे और बाकी मटेरियल प्रॉपर्टीज तो प्रिजर्व्ड है ही। तो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल में सॉइल स्ट्रक्चर भी प्रिजर्व रहता है, बाकी प्रॉपर्टीज भी प्रिजर्व रहती है। डिस्टर्ब्ड सैंपल में सॉइल स्ट्रक्चर क्या रहती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब बाकी प्रॉपर्टीज प्रिजर्व रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती। इस बिहाफ पे हमने डिस्टर्ब्ड सैंपल को आगे और क्लासिफाई कर दिया एज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल एंड नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है? व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल? इसमें सॉइल स्ट्रक्चर तो क्या हो गया? मॉडिफाई हो गया है, पर इसमें मॉइस्चर कंटेंट और जो बाकी मिनरल्स हैं वो अभी भी प्रिजर्व्ड है, यानी एग्जैक्टली वैसे के वैसे हैं जैसे ओरिजिनल सॉइल के हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में सॉइल स्ट्रक्चर तो मॉडिफाई हो गई है, पर नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट और जो प्रोपोर्शन है मिनरल्स की वो अभी भी क्या है? प्रिजर्व है। नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के अंदर सॉइल स्ट्रक्चर तो मॉडिफाई हो गया था क्योंकि डिस्टर्ब्ड सैंपल है, पर इसमें क्या हुआ? मॉइस्चर कंटेंट और प्रोपोर्शन जो होते हैं मिनरल्स के वो भी मॉडिफाई हो जाते हैं। इसका मतलब ये सैंपल किसी काम का नहीं होता। ये सब कुछ तो बदल गया, सॉइल स्ट्रक्चर भी बदल गया, इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी बदल गया, मिनरल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी क्या हो गए? ऑल्टर हो गए। इसको हम बोलते हैं नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो डिस्टर्ब्ड सैंपल में भी रिप्रेजेंटेटिव, में भी नॉन रिप्रेजेंटेटिव। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल वो होता है जिसमें स्ट्रक्चर और बाकी मिनरल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता। अब एक टेबल बना के दी है कि आप कौन सा सैंपल किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेस्ट में यूज करोगे। नेचुरल वाटर कंटेंट निकालना है, डेंसिटी निकालनी है, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल पीछे बताया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, ग्रेन साइज निकालनी है, एटरबर्ग लिमिट निकालनी है। रिप्रेजेंटेटिव यूज करोगे या अनडिस्टर्ब्ड यूज करोगे। कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ रिमेनिंग पैरामीटर्स निकालने हैं, स्ट्रेंथ पैरामीटर्स निकालने हैं। आप किसको यूज करोगे? अनडिस्टर्ब्ड को यूज करोगे। कोफिशिएंट ऑफ पैरामीटर्स का मतलब क्या है? जितनी भी बाकी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, रेस्ट ऑल दी प्रॉपर्टीज, जैसे कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन या कंप्रेशन इंडेक्स या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, उसमें भी अनडिस्टर्ब्ड सैंपल यूज की जाती है। देयर आल्सो वी गो फॉर अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। तो ये कुछ आपको बेसिक गाइडलाइन दे दी है कि किस तरह के टेस्ट में किस टाइप ऑफ सैंपल को यूज किया जाता है। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी डन विदाउट अनडिस्टर्ब्ड सैंपलिंग। अच्छा, कौन सा टेस्ट नहीं कर सकते विदाउट अनडिस्टर्ब्ड सैंपलिंग? अच्छा, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल तो देना ही देना है आपको। चलो देखो पीछे, अभी बताया था, देखो एटरबर्ग लिमिट कर सकते हो रिप्रेजेंटेटिव से भी। कॉम्पैक्शन पैरामीटर्स आया था पीछे, कॉम्पैक्शन पैरामीटर्स। नेक्स्ट, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सैंड। देखो अभी हमने डिस्कस किया कि क्ले में जब भी सैंपलिंग होती है उसका स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाता है। पीछे बताया जैसे बोरिंग करोगे स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाती है क्ले की। पीछे ये फाउंडेशन में बताया था स्मेयर इफेक्ट। तो स्ट्रक्चर मॉडिफाई होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है हमारी फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर। तो फाइन ग्रेन सॉइल में तो आपको अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ही यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपको शेयर स्ट्रेंथ निकालनी है क्ले की, यू हैव टू गो फॉर अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। बाकियों में क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंटेटिव सैंपल भी यूज कर लोगे। हाँ, एरर आएगा, बट एक्सटेंट ऑफ एरर विल कम आउट टू बी वेरी लेस। जो एरर का एक्सटेंट है वो कंपैरेटिवली बहुत कम निकल के आता है। नेक्स्ट, अब सैंपल कलेक्ट करने के लिए मुझे सैंपलर चाहिए। सैंपल कलेक्ट करने के लिए मुझे सैंपलर की रिक्वायरमेंट है। आई रिक्वायर दी सैंपलर। तो अब सैंपलर की बात कर लेते हैं। डायग्राम बना हुआ है सैंपलर का, जरा चेक करो सैंपलर का। एक क्या अंदर सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसको सैंपलिंग ट्यूब बोलते हैं, बाहर क्या है? कटिंग एज है। सैंपलिंग ट्यूब का इनर डायमीटर भी है, आउटर डायमीटर भी है। जो कटिंग एज है उसका इनर डायमीटर भी है और आउटर डायमीटर भी है। कटिंग एज बहुत पतली कर दोगे तो जब इसको इंसर्ट करेंगे सॉइल के अंदर टूट जाएगी। बहुत मोटी कर दोगे तो रेजिस्टेंस ऑफर होगी, रेजिस्टेंस विल बी ऑफर्ड। तो कहने का मतलब है कि जब मैं सैंपल को कलेक्ट करता हूँ उसमें डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस डिपेंड कर जाती है सैंपलर की तीन प्रॉपर्टी के ऊपर। पहला, इसकी कटिंग एज। दूसरा, जो इनसाइड वॉल का फ्रिक्शन है, बहुत ज़्यादा हुआ सैंपल जाएगा नहीं अंदर, डिस्टर्ब हो जाएगा। और तीसरा, नॉन रिटर्न वॉल, कि जब सैंपल कलेक्ट हो जाए वापस बाहर नहीं आए सैंपल। इन तीन बातों पे डिपेंड कर जाता है एक्सटेंट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द सैंपल। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब इस सैंपल के ऊपर भी ऑब्जेक्टिव सवाल खूब निकल के आते हैं। यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन दिस सैंपलर। अब सैंपलर की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए हमने तीन चार क्राइटेरिया निकाल रखे हैं, जैसे इनसाइड क्लियरेंस, कि अंदर कितनी क्लियरेंस मिल रही है। जरा चेक करो, जो मेरी सैंपलिंग ट्यूब का डायमीटर है, इनर डायमीटर, वो बड़ा है किससे? कटिंग एज के इनर डायमीटर से। क्यों? जब सॉइल का सैंपल अंदर जाए उसको एक्सपेंड करने की जगह दी है। अगर एक्सपेंड नहीं कराओगे तो वो क्या कर जाएगा? डिस्टॉर्ट कर जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा।
तो हमें कितनी एक्सपेंशन देनी है कितनी नहीं देनी है, इसके लिए हमारे पास ये पैरामीटर्स अवेलेबल है. फॉर दैट वी हैव द पैरामीटर्स अवेलेबल, जिसको पहला बोलते हैं इनसाइड क्लियरेंस. अब बता दिया इनसाइड क्लियरेंस क्या बताएगा मुझे. देखो D3 सैम्पलिंग ट्यूब का इनर डायमीटर, दूसरा D1 कटिंग एज का इनर डायमीटर. तो कहने का मतलब है इनसाइड क्लियरेंस मुझे ये बताता है सैम्पलिंग ट्यूब का इनर डायमीटर कितना ज़्यादा है कटिंग एज के इनर डायमीटर में से. मैथमेटिकल वैल्यू D3 माइनस D1/D1. आउटसाइड क्लियरेंस ज़रा चेक करो, जो आउटर डायमीटर है कटिंग एज का वो बड़ा है सैम्पलिंग ट्यूब के आउटर डायमीटर में से. ये भी क्यों रखा गया, ताकि मेरी पूरी सैम्पलिंग ट्यूब के लॉन्ग फ्रिक्शन डेवलप नहीं हो जब मैं सैम्पलर को सॉइल के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ. मुझे आउटसाइड डायमीटर या आउटसाइड क्लियरेंस क्या बताएगी कि जो कटिंग एज का आउटसाइड डायमीटर है कितना ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द सैम्पलिंग ट्यूब. कैसे निकाला, D2 माइनस D4/D4. D2 किसका डायमीटर है, आउटर डायमीटर ऑफ कटिंग एज. D4 किसका डायमीटर है, आउटर डायमीटर ऑफ द सैम्पलिंग ट्यूब. ये आउटर डायमीटर है सैम्पलिंग ट्यूब का. नेक्स्ट एरिया रेशो. अब एरिया रेशो क्या बताती है, कटिंग एज के ऊपर बात करती है. कटिंग जो एज है उसका आउटर एरिया इनर एरिया के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है. ये भी बताया था आपको मैंने, ज़्यादा कर दोगे एरिया तो एम्बेड नहीं होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा निकल के आएगा. कम कर दोगे तो उसकी एज टूट जाएगी. तो रेशो है किसका, D2² माइनस D1² साथ में पाई भी लगा होता है और 4 भी लगा होता है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आउटर डायमीटर यानी आउटर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, इनर डायमीटर यानी इनर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट इनसाइड क्लियरेंस हमारी 1 से लेकर 3% के बीच में होनी चाहिए. आउटसाइड क्लियरेंस 0 से लेकर 3% के बीच में होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन इनसाइड क्लियरेंस. ये इनसाइड क्लियरेंस से ज़्यादा नहीं हो. एरिया रेशियो स्टिफ फॉर्मेशन के लिए 20% से ज़्यादा नहीं हो. सॉफ्ट सेंसिटिव सॉइल के लिए 10% से ज़्यादा नहीं. तो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ध्यान रखनी है ये. चौथा पैरामीटर जो सैम्पलर की परफॉर्मेंस बताता है वो है रिकवरी रेशो. रिकवरी रेशो का मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ द रिकवर्ड सैंपल एंड द पेनिट्रेशन लेंथ ऑफ द सैंपल. आपने सैंपल कितना पेनिट्रेट किया सॉइल में और आपको कितनी लेंथ मिली सैंपल की, इस रेशो को हम बोलते हैं रिकवरी रेशो. अगर रिकवरी रेशो बनाया गुड रिकवरी है. रिकवरी रेशो 1 से कम आया यानी लेंथ रिकवर्ड कम है, पेनिट्रेशन लेंथ ज़्यादा है यानी कंप्रेशन हो गई वाइल सैंपलिंग. रिकवरी रेशो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब रिकवर्ड लेंथ ज़्यादा है सैंपल की, यानी जब आपने सैंपलिंग करी तब सॉइल की एक्सपेंशन हो गई. तो ये भी एक पैरामीटर है जो मुझे क्या बताता है, सैंपलिंग की परफॉर्मेंस बताता है. इट सिग्निफाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द सैंपलिंग. A soil sample has an inner diameter of outer diameter of this much. Area ratio, अब भैया कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये ला एरिया रेशियो. तो 30 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर, निकाल लो आंसर. सो 30 का स्क्वायर, तो मेरे पास कैलकुलेटर देखो. सो 30 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर इंटू 100, 44% आ रही है वैल्यू. सो आंसर कम्स आउट टू बी 44. सो आंसर इज डी. ये हमारा एरिया रेशियो हो गया. सिंपल सा सवाल है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. अब क्योंकि हम सैम्पलिंग की बात कर रहे थे, अब कितने तरह के सैंपल है हमारे पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैंपल्स आर देयर. अब खूब तरह के सैंपल होते हैं हमारे पास. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सैंपलर्स व्हिच आर अवेलेबल. अब मैं सैंपलर की बात करूं, ओपन ड्राइव सैंपलर हो सकता है, देन पिस्टन सैंपलर हो सकता है. अरे पिक्चर आ गई क्या. ओपन ड्राइव सैंपलर हो सकती है, पिस्टन सैंपलर हो सकती है, रोटेटरी सैंपलर हो सकती है और ब्लॉक और चंक सैंपलर हो सकता है. सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सैंपलर्स व्हिच आर अवेलेबल. एक एक करके सबको उठाते हैं. ओपन ड्राइव सैंपलर, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीमलेस ओपन एंड स्टील ट्यूब विद अ कटिंग एज. एक ट्यूब होती है जिसके बॉटम पे क्या मिलेगी आपको, कटिंग एज मिलेगी. इसको बोलते हैं ओपन ड्राइव सैंपलर. इसकी पिक्चर देख लो, इसको बोलते हैं ओपन ड्राइव सैंपलर. देखो सिलेंड्रिकल ट्यूब है और बॉटम पे क्या लगी हुई कटिंग एज है. ये मतलब उल्टा रखा हुआ है सैंपलर, तो ये इसका बॉटम होता है, ये इसकी कटिंग एज होती है. इसको हम बोलते हैं ओपन ड्राइव सैंपलर. तो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज ओपन ड्राइव सैंपलर. देन वी हैव पिस्टन सैंपलर. इसमें दो पार्ट्स होते हैं, सैंपलिंग सिलेंडर होता है और पिस्टन सिलेंडर भी होता है. तो देयर टू पार्ट्स, फर्स्ट सैंपलिंग सिलेंडर, सेकंड पिस्टन सिलेंडर. इसमें भी देख लो ओपन ड्राइव सैंपलर हो गया, ये हमारा पिस्टन सिलेंडर. देखो जरा, सिलेंडर भी है और ओपन ड्राइव भी है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज ओपन ड्राइव सैंपलर. पिक्चर देखने से क्लैरिटी आ जाती है. नेक्स्ट है हमारे पास रोटेटरी सैंपलर. अब रोटेटरी सैंपलर क्या होता है, ये डबल वॉल ट्यूब सैंपलर होता है विद अ इनर रिमूवेबल लाइनर. इट इज अ डबल वॉल्ड ट्यूब सैंपलर विद एन इनर रिमूवेबल लाइनर. उस लाइनर को हम रिमूव करके क्या करते हैं, सॉइल को बाहर निकाल लेते हैं. वी रिमूव दैट लाइनर एंड रिमूव दी सॉइल सैंपल फ्रॉम इट. रोटेटरी सैंपलर की भी पिक्चर है मेरे पास, ये भी देख सकते हो. रोटेटरी सैंपलर, ये रहा रोटेटरी सैंपलर.
तो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज रोटेटरी सैंपलर। तो इसमें एक इनर लाइनर भी होता है, तो 2 ट्यूब्स होती हैं, अंदर लाइनर होता है, लाइनर हटा देते हैं तो सॉइल भी हट जाती है साथ में उसके। तो पिक्चर देखने से क्लैरिटी आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉक और चंक सैंपलर। इसको हम यूज़ करते हैं ओपन एक्सकेवेशन के अंदर। दिस इज यूज इन ओपन एक्सकेवेशन लिखा हुआ है, फॉर एक्सकेवेशन लाइक टेस्ट पिट और शाफ्ट। ये मेरे पास नहीं होगा शायद, चंक सैंपलर नहीं है, चंक सैंपलर वी डोंट हैव द चंक सैंपलर, तो उसकी जानकारी नहीं है, मतलब वो पिक्चर नहीं मिली मुझे। आप ऑनलाइन इसको सर्च मार सकते हो, ऑनलाइन यू कैन सर्च इट। चलिए अब नेक्स्ट बात क्या पूछ रहे हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द सॉइल, पीछे बता दिया, ऑब्टेन फ्रॉम चंक, पिस्टन, स्प्लिट स्पून, रीमोल्डेड सैंपलर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टर्बेंस, अब जैसे जैसे मैं सॉइल को कलेक्ट करूंगा इन अलग अलग सैंपलर से, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टर्बेंस क्या निकल के अब ये बात कर रहा है। अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टर्बेंस की बात करूँ, सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको मिलेगी रिमोल्डेड के अंदर, नाम में लिखा हुआ है सॉइल क्या कर गई, रिमोल्डेड हो गई। फिर आता है स्प्लिट स्पून सैंपलर, फिर आती है पिस्टन सैंपलर, और सबसे कम डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस निकल के आती है चंक सैंपलर के अंदर। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखाना है, चंक सैंपलर, देन पिस्टन सैंपलर, देन स्प्लिट स्पून सैंपलर, देन रिमोल्डेड सैंपलर, यानी जैसे लिखे हुए हैं वही हमारी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये भी बहुत पॉपुलर सवाल बन जाते हैं, वो पूछता है ऑर्डर बताओ डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस का, तो ये ऑर्डर बता दिया डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस का। नेक्स्ट तरीका क्या था हमारे पास एक्सप्लोरेशन का, व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड अवेलेबल टू कैरी आउट द एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट मेथड अवेलेबल टू कैरी आउट द एक्सप्लोरेशन है सबसॉइल एक्सप्लोरेशन का तरीका है जियोफिजिकल मेथड। तो इसमें देख लो और कोई टॉपिक तो नहीं बचा हुआ, क्योंकि लास्ट टॉपिक है ना मेरे पास। तो इफ आई सर्च माय डाटा शीट, यही है। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक अंडर डिस्कशन, लास्ट टॉपिक है अंडर डिस्कशन का। बाकी सारे टॉपिक करा दिए। अच्छा, सॉइल मैकेनिक्स मैंने प्लस पे भी 2 बार करा रखी है, और यूट्यूब पे एक बार पूरी कंप्लीट करा रखी है, ऑन यूट्यूब इट इज़ बीइंग कंप्लीटेड। तो यूट्यूब पे आप पूरे लेक्चर्स देख सकते हो, यू कैन गो फॉर कंप्लीट लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। ये आपका मैराथन सेशन था, तो इन्वायरमेंट और सॉइल की अब मैंने रिवीजन भी करा दिया आपको, मतलब सब्जेक्ट तो कराई दिया है, साथ में रिवीजन भी करा दी है। तो इसका मतलब अब कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, नाउ देयर शुड बी नो इशू इन योर प्रिपरेशन। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फ्री प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो उतना यूटिलाइज कर लो इन चीज़ों को। वॉट एवर मैक्सिमम यू कैन यूटिलाइज दिस, यू कैन यूटिलाइज इट अप टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, सारी एक्सटेंट तक इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो हम बात कर रहे थे जियो फिजिकल मेथड की। अब जियो फिजिकल मेथड क्या होता है, नाम में लिखे हुए हैं। अब जनरली तो ये मेथड क्या हुए थे, मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए डेवलप हुए थे। तो दीज मेथड्स वर बीइंग डेवलप्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स। पर मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन करने के साथ साथ हम सॉइल की प्रॉपर्टी भी निकाल सकते हैं। अब इसको भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ग्रेविटेशनल मेथड, मैग्नेटिक मेथड और सीस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड। फिर से नाम से समझ में आता है, अगेन कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम। ग्रेविटेशनल मेथड है, मैग्नेटिक मेथड है और सीस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड है। ग्रेविटेशनल मेथड का मतलब का बात करूँ तो ग्रेविटेशनल मेथड यानी जिसमें आप किसको यूज़ करोगे, वेट को यूज़ करोगे। मैग्नेटिक मेथड जिसमें मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक रेडिएशंस को यूज़ किया जाएगा। सीस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड जिसमें हम वेव्स को यूज़ करेंगे। और क्या होता है हमारे पास, व्हाट द नेक्स्ट मेथड अवेलेबल, एक होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड, शायद एक होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, करंट पास करते हैं और पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर लेते हैं, वी मेजर द पोटेंशियल ड्रॉप। अगर मैं बात करूँ सीस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड की, जिसका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है क्योंकि एक्सप्रेशन ऑब्जेक्टिव में आता है। इफ आई टॉक अबाउट सीस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, शॉक वेव्स को क्रिएट करते हैं। सीस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड में हम शॉक वेव्स को क्रिएट करते हैं नियर टू द सॉइल एट द ग्राउंड लेवल। शॉक वेव्स को क्रिएट किया, इसके लिए एक सोर्स होना चाहिए, और वेव्स ट्रेवल करती हैं सॉइल के अंदर, वेव्स ट्रेवल थ्रू द सॉइल, और इन वेव्स को डिटेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द रिसीवर, या आप बोल सकते हो डिटेक्टर। तो एक होता है सोर्स ऑफ वेव, एक होता है हमारा रिसीवर या डिटेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर हमारी सॉइल प्रोफाइल बदल रही है, लेट सपोज एक सॉइल है जिसमें डेंसिटी ज़्यादा है, एक सॉइल है जिसमें डेंसिटी कम है, इन दोनों सॉइल के अंदर जो वेलोसिटी होगी वेव की वो अलग अलग होगी। अब क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग होगी वेव की, हम इन दोनों सॉइल मीडियम के बीच की डेप्थ निकाल सकते हैं, इसके ऊपर प्रॉब्लम बन के आती है। तो हम करते क्या, सीस्मिक रिफ्रैक्शन में शॉक वेव्स डेवलप करते हैं एक पर्टिकुलर सोर्स पे, वेव्स को डिटेक्ट करते हैं रिसीवर की मदद से, जैसे डायग्राम बना हुआ है आगे, ये लो, ये हमारी शॉक पॉइंट है, ये हमारा जियो फोन लगा हुआ है जो क्या करता है, शॉक वेव्स को डिटेक्ट करता है।
देखो दो मीडियम है, टॉप सॉइल है, नीचे डेंस सॉइल है। डेंस सॉइल में वेलोसिटी आपको डिफरेंट मिलेगी, टॉप सॉइल जो लूज सॉइल है उसमें वेलोसिटी आपको कम मिलेगी। तो आप डेप्थ निकाल सकते हो दोनों मीडियम की, डेप्थ निकाल सकते हो दोनों मीडियम के बीच में। इट इज गिवन बाय व्हाट, d/2 v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1। अब ये क्या है, डिफरेंस क्या है, मतलब क्या है इनका। v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव इन डेंसर मीडियम, ये रहा डेंसर मीडियम नीचे वाला। v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मीडियम इन लूज मीडियम। d क्या है, हमारे शॉक पॉइंट और जियोफोन के बीच की दूरी। तो d क्या है इसके अंदर, छोटा d, कैपिटल डी की बात नहीं कर रहा हूँ, कैपिटल डी तो डेप्थ है हमारे बाउंड्री की। छोटा d क्या है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन द जियोफोन एंड द शॉक पॉइंट, यानी सोर्स ऑफ शॉक वेव्स एंड रिसीवर। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आप क्या निकाल सकते हो, डेप्थ ऑफ बाउंड्री बिटवीन दी टू स्ट्रेटा, दो स्ट्रेटा के बीच में जो डेप्थ है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन जाता है, दिस बिकम्स द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो योर कंप्लीट फाउंडेशन इंजीनियरिंग इज डन। आपकी जियोटेक भी पहले करा दी थी। सो आई होप द इंटायर कंटेंट इज अवेलेबल विद यू एंड यू विल बी एबल टू make your preparation more stronger with the help of this content. चलिए, thank you everyone. We'll be starting with the building materials now. अब building material start करेंगे।